तीन प्रकार के कार्य के अंतर्राज्यीय परिषद को करना पड़ता। इससे संबंधित कार्य इंटर स्टेट काउंसिल को करना पड़ता। क्लियर सबको हो गया? यह विवाद अभी आ रहा है, विवाद संसाधनों को लेकर। क्या हो जा रहा है? आधा समय आप मेरा ले ले रहे हैं। सॉरी सर, इसके लिए कल से नहीं होगी। हेलो, हमने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच विवाद जो है, आर्थिक विवाद भी होता है, राजनीतिक विवाद भी होता है, संस्थागत विवाद होता है, प्रशासनिक विवाद भी होता है। मुख्य रूप से विवाद दो ही प्रकार के होते हैं, आर्थिक विवाद होता है और राजनीतिक विवाद होता है। विवाद का सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या है? पैसे का लेन देन। केंद्र द्वारा राज्यों को संसाधन नहीं दिए जाते, या केंद्र कुछ राज्यों को अधिक संसाधन देता है, कुछ राज्यों को कम संसाधन देता है, या समय पर पैसा नहीं देता, या राज्य जितना अपेक्षा करते हैं उतना केंद्र नहीं देता। तो केंद्र और राज्यों के बीच आर्थिक विवाद है, प्राकृतिक संसाधनों के बंटवारे को लेकर के विवाद है। जैसे आप देखोगे तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल विवाद है, या पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के हिमाचल प्रदेश के बीच भी जल विवाद कायम है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बीच चंबल नदी को लेकर के विवाद है। तो एक परिवार के अंदर भी अनेक प्रकार के विवाद होते हैं, पर आज संयुक्त परिवार देश में टूट रहा है। भाई भाई के बीच, भाई बहन के बीच विवाद उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यह विवाद आर्थिक विवाद हो रहे हैं, आर्थिक कारणों को लेकर के विवाद हो रहे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया और ज्योतिराज सिंधिया में अगर कोर्ट में केस चल रहे हैं तो सिंधिया परिवार की संपत्ति के बंटवारे को लेकर के ही चल रही। एक राजस्थान की राजनीति को प्रभावित करता है, दूसरा मध्य प्रदेश की राजनीति। लेकिन इनके बीच अगर सुप्रीम कोर्ट में विवाद है तो आर्थिक संपत्ति के बंटवारे को लेकर, सिंधिया खानदान के महलों के बंटवारे को लेकर के विवाद चल रहा। तो विवाद व्यक्तियों के बीच भी होता है, विवाद संस्थाओं के बीच भी होता है, विवाद राज्यों और सरकारों के बीच भी विवाद होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र गार्जियन की भूमिका में होता है। भले केंद्र में बीजेपी की सरकार हो, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार हो, लेकिन मोदी जी सभी राज्यों के लिए संरक्षक की भूमिका में होंगे, क्योंकि वह केवल भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, वह पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो सभी राज्यों के गार्जियन की भूमिका में भी उनको आगे आकर के कार्य करना पड़ेगा। तो अंतर्राज्यीय परिषद केंद्र और राज्यों के बीच या इनके बीच जो विवाद है उनका बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने पर बल देती है। आपस में बातचीत से समस्या का समाधान हो जाए तो बेहतर है कोर्ट के फैसले से। जब डोकलाम विवाद पर सुषमा स्वराज से मीडिया ने पूछा कि आप चीन के विदेश मंत्री से बातचीत करें, सुषमा स्वराज ने कहा हाँ मैं बातचीत किया, मैंने भी फ़ोन किया, उन्होंने भी फ़ोन किया। उन्होंने तब स्टेटमेंट दिया कि युद्ध के बाद भी बातचीत करनी पड़ती है, तो क्यों न हम युद्ध के पहले ही बातचीत कर लें, जिससे युद्ध की स्थिति ही उत्पन्न न होनी पाए। उन्होंने कहा कि 1971 में भारत पाकिस्तान पर विजय प्राप्त किया, उसके बाद भी शिमला में समझौता 1972 में हुआ, बातचीत हुई, तो हम युद्ध होने के पहले ही क्यों न बातचीत करें। युद्ध तो अंतिम विकल्प है, युद्ध के बाद भी बातचीत करनी पड़ेगी। तो केंद्र हमेशा से कहता है कि हम राज्यों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं,
राज्यों के बीच मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। सभी पक्षों को यह मानकर चलना होगा कि हम जितना सोचते हैं उतना हमको मिलता नहीं है। कभी समझौते में अधिक भी मिल जाता है, कभी समझौते में कम भी मिलता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद संवैधानिक संस्था जरूर है, लेकिन इसकी सिफारिशें राज्य लागू नहीं करते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है। इसका राज्य दिल्ली में आते हैं, प्रधानमंत्री के सामने समझौता कर लेते हैं, कमिटमेंट कर लेते हैं, लेकिन दिल्ली से जैसे अपने राजधानी पहुंचते हैं वो बदल जाते हैं, कुछ और कहने लगते हैं। दिल्ली में कुछ और कहते हैं, दिल्ली से बाहर जाकर के कुछ और कहने लगते हैं। कहते हैं वहाँ तो प्रधानमंत्री जी का दबाव था, इसलिए हमने यस बोल दिया। हमें अपने राज्यों के इंटरेस्ट को भी देखना। ऐसे अक्सर दक्षिण भारत के राज्यों में होता, कर्नाटका, तमिलनाडु या कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद कुछ गांवों को लेकर वहाँ समस्याएं देखने को मिलती है, या यूपी बिहार या यूपी राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच विवाद है। तो यह संस्था जरूर बनाई गई, लेकिन प्रभावपूर्ण तरीके से काम नहीं कर पा रही है। इसके चार्टर में लिखा गया कि अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में 1 वर्ष में कम से कम 2 बार अवश्य होनी चाहिए। इसकी बैठक 1 वर्ष में कम से कम 2 बार अवश्य, लेकिन पिछले कई वर्षों से इसकी बैठक ही नहीं हुई। न विपक्ष डिमांड करता, न सत्ता पक्ष इस पर जो डिमांड करता। अभी आप पीछे 6 महीना साल भर की घटनाओं देखोगे तो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में भूमि विवाद को लेकर के दोनों राज्यों की पुलिस के बीच गोलियां चली, और इस तरह जैसे भारत चीन के बीच गोलियां चल रही, उस तरह से असम और मिजोरम के या असम और मणिपुर के बीच घटनाएं घटी। तो केंद्र और राज्यों के बीच कहीं कहीं विवाद या राज्यों के बीच का विवाद कहीं कहीं बहुत ही गंभीर रुख ले लेता है। तो आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट अधिक एक्टिव है पूर्वोत्तर को लेकर के। कभी नागा समझौता कर रही है, कभी असम समझौता हो रहा, कभी मैती और कुकी के साथ समझौता कर रही है, जिससे कि विवादों का क्या ये सही हो गया। कब आपका सही हो जा रहा है, कब बंद हो जा रहा है? इसमें क्या है सर, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ज़्यादा देर नहीं चल रहा आज ये, इसको आराम देने की जरूरत पड़ रही है। आज गर्मी ज़्यादा है। आपका तर्क है कि गर्मी के कारण यह देर तक काम नहीं कर रहा है, इसलिए बार बार डिस्टर्ब हो जा रही है क्लास। 1 मिनट से। तो अंतर्राज्यीय परिषद क्लियर हो गया। आपसे पूछा जाए अंतर्राज्यीय परिषद की सिफारिशें क्या राज्यों के लिए बाध्यकारी हैं? नहीं। एक अपेक्षा की जाती है कि वह लागू करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। थ्योरी और प्रैक्टिकल में हमेशा अंतर होता। जब बीजेपी केंद्र में रूलिंग पार्टी नहीं थी तो बीजेपी के नेता यह मांग करते थे कि राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करते समय वहाँ के मुख्यमंत्री से भी विचार विमर्श किया जाना चाहिए। लेकिन जब सत्ता में आए, चाहे वाजपेयी जी की सत्ता रही हो या वर्तमान सत्ता रही हो, यहाँ पर राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री जी अपने अनुसार करते। नियुक्ति करने के बाद जरूर मुख्यमंत्रियों को एक फोन कर दिया जाता है कि आपके राज्य में इस व्यक्ति को राज्यपाल बना करके भेजा जा रहा। पहले कोई परामर्श नहीं, सत्ता में न रहने के पहले वो कहते थे परामर्श से किया जाना चाहिए। सत्ता में आने के बाद दृष्टिकोण बदल जाता है। क्लियर हुआ? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन
एक अच्छा कदम है, लेकिन डिपेंड करता है कि इस पर कितना अमल किया जा रहा है, इसके प्रावधानों को कितना सही तरीके से लागू किया जा रहा है। हम केंद्र राज्यों के बीच विवाद डिस्कस करेंगे कब, जब केंद्र राज्य संबंध हम पढ़ाएंगे वो चैप्टर, तो वहाँ पर केंद्र राज्यों के प्रशासनिक विवाद क्या है, संस्थागत विवाद क्या है, आर्थिक विवाद क्या है, अन्य पहलू क्या, वहाँ पर डिटेल में हम आपको, यहाँ पर हम अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इसलिए बहुत अधिक हमने आपको नहीं विवाद किया, केवल हम संस्था के बारे में। अब इससे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम उम्मीद करते हैं कि आपका उत्तर देना चाहिए। पीटी में यहाँ से प्रश्न नेचर को लेकर, गठन कब किया गया, इसमें सदस्य कौन कौन होते हैं, अध्यक्ष कौन कौन होते हैं, इनको लेकर के प्रश्न पूछा जाता। क्लियर हुआ? अब अगली संस्था हमारी है फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। मुँह से थोड़ा दूर रखो सर, इसे आवाज। फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किसमें किया गया है? 280 में किया गया, अनुच्छेद 280 में किया गया। वित्त आयोग की अवधारणा भारत में ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आपसे पूछा जाए कि भारत में वित्त आयोग का कंसेप्ट कहाँ से आया? ऑस्ट्रेलिया से। तो लिख रहे हो तो लिखो। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसके गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में किया गया है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसके गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में किया गया। क्लियर हुआ? भारत में वित्त आयोग की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के, भारत में वित्त आयोग की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल अनुदान आयोग से ली गई है। भारत में वित्त आयोग की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल अनुदान आयोग से ली गई है। भारत में वित्त आयोग की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल अनुदान आयोग से ली गई। अभी लिखना नहीं है। देखो, ऑस्ट्रेलिया के वित्त आयोग का नाम क्या है? राष्ट्रमंडल अनुदान आयोग कहा जाता है। उन देशों के संगठन को राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ कहा जाता है जो कभी ब्रिटेन के गुलाम थे, ब्रिटेन के अधीन थे। चाहे आज भले वह स्वतंत्र हो गए हों, लेकिन उन देशों के समूह को क्या कहा जाता है? राष्ट्रमंडल कहा जाता। अंग्रेजी में कॉमनवेल्थ कहा जाता। इसमें 50 से अधिक देश है। कॉमनवेल्थ में एग्जैक्ट संख्या मुझे भी याद नहीं, लेकिन 50 से अधिक है, 54 या 55 इसमें है। तो भारत भी कॉमनवेल्थ का एक मेंबर है, क्योंकि भारत भी पहले ब्रिटेन का गुलाम था, ब्रिटेन के अधीन था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने यह विकल्प था कि कॉमनवेल्थ की सदस्यता ले भी सकता है या छोड़ भी सकता है, बाध्यकारी नहीं थी। लेकिन पंडित नेहरू ने कॉमनवेल्थ की सदस्यता लेना स्वीकार किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विरोध किया, लेकिन पंडित नेहरू उनके विरोध को नहीं माने, उन्होंने कॉमनवेल्थ को लिया। आप देखते हो कि ब्रिटेन में भारत का उच्च विदेशी अधिकारी
हाई कमिश्नर कहलाता, उच्चायुक्त कहलाता। पाकिस्तान में उच्चायुक्त कहलाता, एम्बेसडर कहलाता। वहीं अमेरिका में राजदूत कहलाता है। हाई कमिश्नर एंड एम्बेसडर, अमेरिका में एम्बेसडर कहलाता है राजदूत, ब्रिटेन में हाई कमिश्नर, पाकिस्तान में हाई कमिश्नर कहलाता। आज भी ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्राध्यक्ष कौन है? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता? ब्रिटेन के महाराजा या महारानी दिलाती है। कुछ वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया में सर्वेक्षण हुआ कि क्या ऑस्ट्रेलिया को अपना अलग से राष्ट्राध्यक्ष चुनना चाहिए या नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया की 2/3 लोगों ने कहा नहीं, हमारा राष्ट्राध्यक्ष ब्रिटेन के महाराजा या महारानी ही रहेंगे, हमको अलग से राष्ट्राध्यक्ष नहीं चुनना है। तो आज भी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को या वहाँ के मंत्रियों को शपथ ब्रिटिश महाराजा या महारानी या उनके द्वारा नियुक्त किए गए प्रतिनिधि द्वारा दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री को तो महाराजा या महारानी आकर दिला देते हैं, लेकिन मंत्रियों को उनके प्रतिनिधि टाइम टाइम पर दिलाते रहते हैं। क्लियर हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल अनुदान आयोग से भारत में वित्त आयोग का कंसेप्ट लिया गया। क्लियर इतना? अनुच्छेद 280 में कहा गया है कि प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर राष्ट्रपति द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। अगर राष्ट्रपति को यह महसूस होता है या जानकारी मिलती है कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंध अच्छे नहीं है, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन अच्छा नहीं है, तो वह 5 वर्ष के पहले भी वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। तो लिख लीजिए, अनुच्छेद 280 में कहा गया है, अनुच्छेद 280 में कहा गया है कि प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर, प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। यदि राष्ट्रपति को महसूस होता है या कहीं से जानकारी मिलती, राष्ट्रपति को यह महसूस होता है या राष्ट्रपति को कहीं से जानकारी मिलती है कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंध अच्छे नहीं हैं, जानकारी मिलती है कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंध अच्छे नहीं हैं या वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध अच्छे नहीं है या केंद्र राज्यों की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, तो वह 5 वर्ष के पहले भी वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो राष्ट्रपति को जानकारी कहाँ से मिलेगी? प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाएगी, मंत्रिपरिषद के द्वारा दी जाएगी। तो हमने कहा कि यदि राष्ट्रपति को महसूस होता है या राष्ट्रपति को कहीं से जानकारी मिलती है कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंध अच्छे नहीं है, केंद्र राज्यों की स्थिति अच्छी नहीं है, तो वह 5 वर्ष के पहले भी वित्त आयोग का गठन कर सकते। 5 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए पहले। अनुच्छेद 280 कहता है कि प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। क्लियर हुआ? लेकिन भारत में वित्त आयोग का टेन्योर फिक्स नहीं है। आप यह मत कहना कि वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष है। वित्त आयोग के 2 वित्त आयोगों के बीच की गठन की दूरी 5 वर्ष बताई गई है।
कि 2 वित्त आयोग जब बनाए जाएंगे तो उनके बीच जो समय अंतराल होगा 5 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। तो आगे लिख लो, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल निर्धारित नहीं है। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल निर्धारित नहीं है। क्लियर हुआ सबको? आपसे पूछा जाए कि वित्त आयोग का कार्यकाल कितना, निर्धारित नहीं है। वित्त आयोग सामान्यतया 2 से 3 वर्ष कार्य करता है। वित्त आयोग की सिफारिशें 5 वर्ष तक लागू होती हैं। उसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्र द्वारा राज्यों को 5 वर्ष तक सहायता दी जाती है। तो आगे लिख लो ब्रैकेट में कि वित्त आयोग की सिफारिशें 5 वर्ष तक लागू रहती हैं। वित्त आयोग की सिफारिशें 5 वर्ष